नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मूल ऐतिहासिक और भौगोलिक नोट्स के जरिए इस राज्य की एक बेहद सघन और व्यवस्थित तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। अब इतनी सारी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआत करेंगे भूमि और लोगों से, फिर इतिहास, कृषि, उसके बाद कला और संस्कृति, और आखिर में यहाँ के प्रमुख संस्थान और उद्योग। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से पर आते हैं, भूमि, भूगोल और लोग। 16.5%। सुनने में शायद ये बस एक नंबर लगे, लेकिन जरा सोचिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल आबादी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी एक राज्य में रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर छठा भारतीय उत्तर प्रदेश से है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि इस राज्य का जनसंख्या की वजन कितना ज्यादा है। भूगोल की बात करें तो इसका विस्तार सच में हैरान करने वाला है। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला ये क्षेत्र सही मायनों में उत्तर भारत का हृदय स्थल यानी दिल है। अब 2011 के इस डेटा पर जरा गौर करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जहाँ पुरुष साक्षरता करीब 77% है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 57% के आसपास है। ये जो 20% का गैप है ना, ये क्षेत्रीय विकास और आगे की नीतियां तय करने के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, किसानों के विद्रोह की आग यहाँ रातों रात नहीं भड़की थी। ये एक सिलसिला था। 1918 में यूपी किसान सभा के गठन के साथ जो बीज बोया गया, वो 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा बनाई गई अवध किसान सभा के साथ और मजबूत हुआ, और अंततः भारी लगान के खिलाफ ये गुस्सा 1922 के एका आंदोलन के रूप में पूरी तरह फूट पड़ा। और अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो अलग अलग जगहों पर प्रतिरोध की कमान काफी ऐतिहासिक चेहरों ने संभाली। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में तो हम सब जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई, और प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली। इन सभी ने अपने अपने इलाकों से इस ऐतिहासिक विद्रोह को एकदम जीवंत रखा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है कृषि और यहाँ का प्रमुख बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ की खेती में इतनी विविधता क्यों है? इसका जवाब गहराई में यहाँ के मिट्टी में छिपा है। एक तरफ झांसी और मिर्जापुर जैसे ऊपरी पठारों में लाल मिट्टी पाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड इलाके में मार या काली मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी नमी को रोककर रखती है, जो गेहूं और कपास जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इन अलग अलग खेती वाले इलाकों को जोड़ने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में जो काम यहाँ की बड़ी नदियों का नेटवर्क करता था, आज वही काम तेजी से बिछता हुआ आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल कर रहा है। और इस परिवहन क्रांति का पैमाना तो देखिए, 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे, और लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाला विशाल 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि राज्य की मॉडर्न इकोनॉमी की जीवन रेखाएं हैं। चलिए अब चौथे भाग का रुख करते हैं, कला, संस्कृति और विरासत। यूपी की असली पहचान यहाँ के लोक नृत्यों में बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलती है, जैसे ब्रज क्षेत्र का चरकुला, जहाँ सिर पर घड़े रखकर गजब के बैलेंस के साथ डांस किया जाता है, या फिर बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य राई, और पूर्वांचल का ऊर्जा से भरा नटवरी नृत्य। ये सभी यहाँ की स्थानीय संस्कृति की गहराई को बयां करते हैं। अगर हम इन सोर्स नोट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि ये राज्य सांस्कृतिक रूप से कितना अमीर है। दर्जनों क्षेत्रीय लोकगीतों और ऐतिहासिक संगीत घरानों की ये लंबी लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि संगीत तो जैसे यहाँ की हवा में घुला हुआ है। इस विशाल विरासत में से कुछ चीजें हमारा विशेष ध्यान खींचती हैं, जैसे मिर्जापुर और वाराणसी से निकला कजरी लोकगीत और भोजपुरी क्षेत्र का बिरहा। और संगीत घरानों की बात करें तो बनारस घराने की समृद्ध ठुमरी और टप्पा परंपराएं, और इटावा के इमदाद खानी घराने की विश्व प्रसिद्ध सितार वादन कला। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब आखिरी और 5वां भाग, महत्वपूर्ण संस्थान और उद्योग। संस्थानों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम यहाँ कुछ सबसे खास रिसर्च सेंटर्स पर नजर डालते हैं।
लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर का दलहन अनुसंधान संस्थान, वाराणसी का सब्जी अनुसंधान संस्थान और बरेली का पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये सभी केंद्र अपने अपने क्षेत्रों में पूरे देश के विज्ञान और रिसर्च को एक नई दिशा दे रहे हैं। रिसर्च की ही तरह यहाँ के उद्योग भी अपनी एक अलग और स्थानीय पहचान रखते हैं। कन्नौज की बात आती है तो वहाँ का मशहूर इत्र याद आता है, बरेली का माचिस और सुरमा निर्माण, अलीगढ़ के सदियों पुराने ताले और फिरोजाबाद की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ। ये एक जिला एक उत्पाद वाली आर्थिक विविधता का सच में एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इतिहास, खेती, संस्कृति और आधुनिक विकास के इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों, एक विशाल आबादी और लगातार बन रहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ये अनूठा मिश्रण आने वाले दशकों में भारत की दिशा को कैसे तय करेगा? क्या ये राज्य पूरे देश के आगे बढ़ने का एक नया ब्लूप्रिंट बन रहा है? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर आगे चलकर और गहराई से चर्चा होनी चाहिए।